Yes, so very good afternoon to all of you. Welcome back. चलो लेट्स स्टार्ट. तो हमने कल ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया. कल मैंने आपको काफ़ी सारी जनरल नॉलेज की बातें बताई. व्हाट इज़ द बैंक, हमारे देश में कैसे कैसे टाइप की बैंक काम कर रही है और बैंक क्या क्या फंक्शंस ऑफर करती है. कुछ बैंकिंग फंक्शंस है और कुछ नॉन बैंकिंग फंक्शंस है और कुछ केसेस भी हमने देखे प्रैक्टिकल. लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है हमने समझने की कोशिश की एंड और भी बैंक कैसे पैसे अर्न करती है ये भी हमने देखा. ग्रेट. अब बढ़ रहे हैं आगे और अब पढ़ रहे हैं हम हमारा जो चैप्टर है दैट इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एग्जैक्टली हमें क्या करना है. तो क्यों बनाते हैं हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. ऑलरेडी आपको इसका रफ आइडिया है, उसको और थोड़ा फेयर करेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल्स ऑलरेडी अपने 11th में काफ़ी सारे BRS के सॉल्व किए हैं बट यहाँ के एग्जाम्पल्स क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी. ट्रांजैक्शंस आपको थोड़े और बेहतर मिलेंगे, ईजी रहेंगे, आप समझ जाओगे बिकॉज ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट पता है. ठीक है. तो सर क्यों बनाते हैं ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कैसे बनाते हैं सीखना है हमें, बट क्यों बनाते हैं पहले ये बात करेंगे. तो एक होती है आपकी कैश बुक, बट जब भी मैं कैश बुक बोलूँ आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बैंक कॉलम. एंड एक होती है पासबुक जो कि बैंक में आपके अकाउंट का एक्सट्रैक्ट है. मतलब बैंक आपके अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रही है ये आपको उनके कंप्यूटर पे जाके तो नहीं देखते आएगा. मतलब आप जाओगे बैंक में, उनको बोलोगे उठो जरा मेरे को काम है, मेरा अकाउंट देखना है. उनको उठाओगे, बैठ जाओगे उनके कंप्यूटर पे और अपना अकाउंट खोल के देखने लगोगे. कैसा आप कर सकते हो ऐसा? नहीं. तो आपको अगर अपने अकाउंट में क्या क्या किया है बैंक ने ये देखना है तो ऑब्वियसली वो कैसे देख सकते हो, आइदर पासबुक या फिर आप इसके लिए बैंक स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो. तो बैंक स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, एग्जैक्टली सेम जैसा पासबुक होता है वैसे ही बैंक स्टेटमेंट होता है. बैंक स्टेटमेंट ये जनरली करंट अकाउंट्स के केस में दिया जाता है और पासबुक जो है ये जनरली सेविंग्स अकाउंट के केस में दिया जाता है. बट हम लोग जो है करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम बैंक से रिलेटेड बात कर रहे हैं. हम पासबुक और कैश बुक का कंपैरिजन करना चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि जितना कैश बुक में बैलेंस दिखाया जा रहा है क्या उतना ही पासबुक में बैलेंस है या नहीं. तो बेसिकली हमारा पर्पस जो है वो करंट अकाउंट से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, ना कि आपकी सेविंग से रिलेटेड है. बात समझ में आई? बोलो ना हाँ. ओके ठीक है. तो सर आइदर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक ये आपका एक्सट्रैक्ट होता है जो कि आपके बैंक ने आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए उनसे रिलेटेड. ठीक है. ओके. अब होता ये है कि कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का या फिर बैंक स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट, ये दोनों में ट्रांजैक्शन तो सेम ही रिकॉर्ड होने हैं. जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कुछ गुड्स खरीदता हूँ तो आप मुझे कुछ गुड्स बेच रहे हो, तो मैं परचेज की एंट्री पास करूंगा तो आपने सेल्स की एंट्री पास करना है. तो मैं बोलूंगा कि मुझे आपको पैसा पे करना है तो आपने कहना है कि सर आपसे पैसा लेना है. तो आप मुझे डेटर दिखाओगे और मैं आपको क्रेडिटर. ये बात समझ में आती है? हाँ. सेम टू सेम वैसा ही, क्योंकि कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का बैंक पासबुक ये दोनों सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि मैं मेरी बैंक के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करूंगा वही बैंक के अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए. बराबर है? हाँ. बट होता नहीं है ऐसा और दोनों में डिफरेंस दिखता है. यानी आपका कैश बुक का बैंक कॉलम कुछ और बैलेंस दिखा रहा होता है और आपका पासबुक या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट कुछ और बैलेंस दिखा रहा होता है. और इन दोनों बैलेंसेस या फिर ओवरड्राफ्ट के डिफरेंसेस को ही एक स्टेटमेंट फॉर्म में दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. सर ये दोनों डिफरेंस क्यों दिखाते हैं? सबसे पहले तो आप दिमाग में एक बात फिट करो, जब भी मैं स्टेटमेंट वर्ड बोलूंगा तो ये एक पॉइंट स्टेटमेंट रहेगा. सर व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट स्टेटमेंट? तो पॉइंट स्टेटमेंट का अपोजिट क्या होता है, पीरियड स्टेटमेंट. व्हाट इज पीरियड स्टेटमेंट? तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनेगा, यहां से लेके यहां तक. जैसे आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो वो पूरे ईयर के लिए बनते हैं. जैसे
1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 2025 के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट स्टेटमेंट यानी वो एक किसी स्पेसिफिक डे का होता है, एक किसी स्पेसिफिक दिन का होता है, उस दिन आप वो बना रहे होते हो। मतलब वो पूरे पीरियड का होता है क्या, पूरे साल का, पूरे 6 महीनों का नहीं, वो एक स्पेसिफिक डे का होता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक डे का होगा, एक स्पेसिफिक दिन के दिन आप ये बनाओगे, करेक्ट। तो उस दिन पर अगर आपका कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक अलग अलग बैलेंसेस दिखा रहे तो आप उन्हें रिकंसाइल करने के लिए बीआरएस प्रिपेयर करोगे। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो सर सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसा होता है कि कैश बुक और पासबुक अलग अलग बैलेंसेस दिखाते हैं? What are the reasons कि कैश बुक एंड पासबुक शोज डिफरेंट बैलेंसेस? कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगा, आपको ऑलरेडी पता है, और कुछ रीजंस हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब डिस्कस होते रहेंगे एक एक करके। तो एक रीजन जो कि बड़ा फेमस रीजन है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। पहले जरा इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या कह रहा है। तो चेक आपने डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, लेकिन अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब क्लियर नहीं हुआ है, यानी उसका पैसा आपके अकाउंट में आया नहीं है। तो डेट से बात करें जरा तो और अच्छा रहेगा। सपोज किसी ने मुझे, मेरे किसी कस्टमर ने 28 मार्च 2024 को चेक दिया, मैंने तुरंत जाके मेरे बैंक में वो डिपॉजिट कर दिया कि इसके पैसे जल्द से जल्द मेरे अकाउंट में आ जाए तो बढ़िया है, मैं वो पैसे यूज कर सकूंगा। मैंने वो चेक तुरंत 29 मार्च 2024 को जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आपको क्लियरिंग सिस्टम तो समझता है, हमारे देश में CTS यूज होता है, 2010 से CTS यूज होता है, विच इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है? इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम होती है। हमारे यहाँ पर अभी इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम यूज हो रही है। वो कैसे काम करती है तो थोड़ा रफ अगर आपको आइडिया दूं, आपको पता है वैसे, सुना है आपने कभी? नहीं तो फिर थोड़ा फेयर ही आइडिया देते हैं। ये सपोज मैं हूँ, ये मेरा एक कस्टमर है, कस्टमर का नाम थोड़ा अच्छा लिखते हैं, ये मेरी एक कस्टमर है, ठीक है। अब कटरीना से मुझे कुछ पैसा लेना था, तो हाँ उसकी शादी हो गई पर ठीक है चलता है। कटरीना ने मुझे चेक दिया, कितने का चेक दिया? आप बोलो कितने का चेक ले लें? बस करो बस, ज्यादा हो जाएगा। चलो 1 लाख रुपए का चेक दिया, 1 लाख रुपीज का कटरीना ने मुझे चेक दिया। मैंने कटरीना को कुछ गुड्स सेल किए थे, इसलिए कटरीना ने मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया। ये क्रॉस चेक है। आपको चेक के टाइप्स तो पता ही होंगे, क्रॉस चेक, बेरर चेक, ठीक है ना, अकाउंट पे ही चेक। अकाउंट पे ही चेक इज क्रॉस चेक। बेसिकली देयर आर मेनली 2 टाइप्स, पर 3 टाइप्स भी होते हैं। एक होता है बेरर चेक, एक होता है ऑर्डर चेक, और एक होता है क्रॉस या अकाउंट पे ही चेक। व्हाट इज बेरर चेक? जिससे कैश विड्रॉ की जा सकती है उसके अकाउंट से, यानी आपको इन शॉर्ट हम इक्विवेलेंट टू कैश ही पे कर रहे हैं। बेरर चेक देना यानी कैश देने के बराबर है, दैट इज बेरर चेक। व्हाट इज क्रॉस चेक? तो अकाउंट से अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर होगा, आप इससे कैश कभी नहीं निकाल पाओगे। एंड लास्ट इज ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक यानी क्या? तो बेरर चेक और ऑर्डर चेक दोनों से कैश निकाली जा सकती है, बट बेरर चेक जो है वो जिसके हाथ में चेक, वो अपना नाम लिख के पैसे निकाल सकता है। लेकिन ऑर्डर चेक पे ऑलरेडी एक नाम लिख दिया जाता है कि इसी को पैसे देना, यानी कैश देना, बट इसी को देना। आप ये जानते हो, ठीक है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा बाद में। तो चेक डेफिनेटली 3 टाइप्स के हो गए। कौन से बोलो? बेरर चेक, देन ऑर्डर चेक एंड क्रॉस चेक। बेरर चेक जो होता है, आपने सपोज मुझे बेरर चेक दिया 1 लाख रुपए का, तो मैं ये बेरर चेक, या ये कटरीना ने मुझे 1 लाख रुपए का बेरर चेक दिया, तो ये चेक लेके मैं कहाँ जाऊंगा? जहां कटरीना की बैंक होगी। सपोज कटरीना का अकाउंट एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया में है और मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो कटरीना अगर बेरर चेक देगी तो बेरर चेक के पैसे निकालने के लिए, यानी उसकी कैश करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में जाकर के मैं ये चेक पहले उन्हें प्रेजेंट करूंगा। चेक का फॉर्मेट वगैरह तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, ये आपने चेक देखा होगा या कभी ना कभी आप देख ही लोगे।
तो जैसे हम लोग करते हैं ऐसा फाउंडेशन में कि जो भी बच्चा जब कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो हम सॉल्व कराएंगे, तो हम उन प्रॉब्लम्स का रेट डिसाइड कर लेते हैं पहले, 50 रुपये का प्रॉब्लम, 100 रुपये का प्रॉब्लम। एंड इन केस अगर आपने वो प्रॉब्लम सही सॉल्व करके दिखाया, जब कुछ कॉम्प्लेक्स आएगा तभी होगा ऐसा। तो सपोज वो 50 रुपीज़ वर्थ क्वेश्चन है, तो फिर मैं आपको 50 रुपीज़ का चेक, मेरा चेक दूंगा। आपका अगर अकाउंट है तो आप उसको क्लियर भी करवा सकते हो, और अकाउंट नहीं है तो आप उसको संभाल के रखो एज गिफ्ट बोल लो, ठीक है ना। चेक आपको आपके टीचर से चेक मिला तो बच्चों को अच्छा लगता है, तो थोड़ा अलग। तो आप अगर सही जवाब दोगे जब मैं पूछूंगा तो मैं पहले बता दूंगा ये 100 रुपये वाला क्वेश्चन है, देखते कौन। कभी कभी हम फ़ोन पे भी कर देते हैं बच्चों को। अभी इंटरमीडिएट में हम लोग ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, तो वहाँ डिस्कशन में मज़ा आता है। तो इंटरमीडिएट की क्लास में हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं कि चलो ये 50 वाला है बताओ, फिर जो भी जवाब देगा उसको तुरंत 50 का फ़ोन पे हो जाएगा। फिर बाहर जाके हम ब्रेक रखते हैं उसमें, क्योंकि क्लास बड़ा होता है, 3 to 4 आवर्स कभी कभी हो जाता है, तो उसमें 5-10 मिनट्स का ब्रेक होता है। तो जिसने आज आंसर सही दिया उसकी लॉटरी लगी तो वो पार्टी दे देता है। तो ऐसे डेली बेसिस पे चलते रहता है। चलो ठीक है, तो चेक उसने मुझे दिया था ये, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, पे टू सेल्फ। जनरली यहाँ पर है ना बेरर लिखा होगा, और उस बेरर को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, या फिर नहीं भी करोगे पर उसको कट नहीं करना और यहाँ क्रॉस नहीं करना, तो ये बेरर चेक हो जाएगा। करेक्ट। अब ये बेरर चेक मुझे कटरीना ने दिया, मैं क्या करूंगा, ये चेक लेके जाऊंगा सीधा कटरीना की बैंक में, एक्सिस बैंक में, वहां जाके दिखाऊंगा उनको। वो चेक करेंगे कटरीना का साइन बराबर मैच कर रहा है क्या, जितना अमाउंट लिखा है उतना कटरीना के अकाउंट में बैलेंस है या नहीं, ये सारी बातें वो चेक करेंगे। और फिर वो ये चेक रख लेंगे और मुझे 1 लाख रुपए कैश दे देंगे। तो इन शॉर्ट मुझे कटरीना ने ही कैश दिया, क्योंकि मेरे अकाउंट में कुछ भी डिपॉजिट हुआ नहीं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बेरर चेक से ज्यादा लेना देना नहीं। ऑर्डर चेक क्या होगा, ऑर्डर चेक में कटरीना खुद ही यहाँ मेरा नाम लिख के दे देगी, वो खुद ही लिख देगी यश किशोर छाजेड़ को ये 1 लाख रुपए दिए जाए। अब एक्सिस बैंक में मुझे ही जाना पड़ेगा पैसे लेने के लिए। तो सर बेरर चेक में कोई भी जा सकता है, बेरर चेक में मैं आपको भी भेज सकता हूँ कि यार ये ले चेक लेके जा, जरा मेरे 1 लाख रुपए निकाल के ला, मुझे चाहिए। तो आप वो चेक लेके जाओ, आपको भी बैंक पैसे दे देगी। समझो चेक मुझसे गिर गया और किसी ने उठा लिया, उसको पता है कि ये बेरर चेक है, वो भी जाके उसके पैसे निकलवा सकता है। बराबर है, यस। लेकिन ऑर्डर चेक मेरा नाम लिखा है तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा पैसे निकालने के लिए, अब दूसरा कोई नहीं जा सकता है। बट इन दोनों केसेस में क्या विड्रॉ की जा सकती है बोलो, कैश। बट क्रॉस चेक के केस में क्या होगा, तो मैं जो आपको चेक ट्रंकेशन सिस्टम बता रहा हूं, इस केस में क्रॉस चेक का क्लियरिंग कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो कटरीना पहले मुझे क्रॉस चेक दे देगी। क्रॉस चेक में होगा ये कि आपके चेक के कॉर्नर में ऐसी 2 लाइंस कर दी जाएगी तो वो क्रॉस्ड हो जाता है। अब क्रॉस चेक के केस में बैंक कभी भी कैश पेमेंट नहीं करेगी। यानी अगर ये चेक लेके मैं एक्सिस बैंक में जाऊँ कि अरे तुम्हारी जो कस्टमर है कटरीना, उसने मुझे 1 लाख का चेक दिया है, इसके पैसे दे दो, तो व्हाट दैट बैंक विल से, हम इसके कैश नहीं दे सकते। आप अपना अकाउंट ओपन करो कहीं पे, और फिर आप उस बैंक को कहो ये चेक लेके हमारे पास आए, हम उस बैंक को पैसे देंगे जो वो बैंक आपके अकाउंट में जमा कर देगी, फिर आप अपने अकाउंट से भले ही निकालो। समझ में आ रहा है? हाँ। तो क्रॉस चेक सपोज मुझे कटरीना ने दिया, सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा कि ये क्रॉस चेक ले जाके कहाँ जमा करना पड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरे अकाउंट में एक काउंटर स्लिप भर के मुझे ये चेक वहां डिपॉजिट करना पड़ेगा। पेइंग स्लिप होता है, उसमें सारी डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेगी, आपका अकाउंट नंबर, यानी मैं खुद मेरा अकाउंट नंबर लिखूंगा, मेरा नाम लिखूंगा, सारी डिटेल्स में भरूंगा, फिर चेक किसने मुझे दिया है वो भी लिखूंगा, और कौन से बैंक का चेक है, कितना अमाउंट का चेक है। फिर ये बैंक को मैं प्रेजेंट करूंगा विद द चेक अटैच। अब वो ये पहले तो जो भी बैंकर है वो देख लेगा कि हाँ कटरीना का चेक है, 1 लाख रुपए का है, ये डेट का है, बराबर है, सब चीज़ें ठीक है। वो स्टैम्प करेगा काउंटर पे और मेन स्लिप पे, काउंटर फाड़ के आपको दे देगा कि आपके पास प्रूफ है कि आपने ये चेक हमें दे दिया है, और अब पेन स्लिप वो अपने पास रख लेगा। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, पहले ये करती थी क्या कि ये चेक लेके एक्चुअली फिजिकली चेक लेके जाया जाता था किसके पास, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया के पास, और एक्सिस बैंक फिर इसका सारा देख लेती थी कि कटरीना की साइन मैच हो रही है या नहीं, बराबर चेक है या नहीं, सारी बातें चेक करके, और फिर कटरीना का अकाउंट में से 1 लाख रुपए निकाल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे दिए जाते थे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करती थी, फिर वो यश के अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है, फिर यश जब चाहे तब इस पैसे का यूज करे। तो सर ये क्यों करते हैं ऐसा, इसमें अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें ना दिख रहा है कि कटरीना के अकाउंट से पैसा निकल के मेरे अकाउंट में आया है,
बट जब बेरर या ऑर्डर चेक दिया जा रहा है तब कटरीना के अकाउंट से कैश निकल रही है। वो कभी आप निकाल के लेके आ रहे हो, मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ, या खुद कटरीना भी निकाल के लेके जा सकती है ना, कभी उसको जरूरत पड़े तो वो भी कैश निकाल सकती है। तो इस केस में पता ही नहीं चल रहा कि पैसे कौन लेकर जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको प्रूफ चाहिए कि आपके अकाउंट में से पेमेंट हुआ है किसी को, और आपको बाद में फ्यूचर में वो प्रूफ किसी को दिखाना पड़ सकता है, तो आप हमेशा कौन सा चेक दो? क्रॉस चेक। बेरर चेक कब दो? जब आपको किसी भरोसे वाले को पैसे देने हैं और बाद में आपको कोई प्रूफ की जरूरत भी नहीं है कि मैंने उसको पैसे दे दिए हैं, उसे आप बेरर चेक भी दे सकते हो कि मेरे अकाउंट से कैश निकाल के ले। समझा? यस, ओके। तो सर अब चेक ट्रंकेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा? तो सबसे पहले क्रॉस चेक किसके पास आया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिस बैंक में जाती नहीं है, खुद फिजिकली चेक लेके नहीं जाती। क्या किया जाता है? एक स्कैनर होता है इनके पास, उस पे ये सारे चेक्स है ना, वो जो जो एक्सिस बैंक के आए होंगे, क्या जैसे मैंने एक्सिस बैंक का चेक दिया है वैसे और भी बहुत सारे लोग एक्सिस बैंक का चेक देंगे वहां पर। हाँ, कुछ लोग आईसीआईसीआई का चेक देंगे, कुछ लोग एचडीएफसी का चेक देंगे, अलग अलग बैंक के चेक एसबीआई के पास आए हैं। जो भी एसबीआई के कस्टमर्स है उन्होंने वो चेक अपने अकाउंट में पैसे लाने के लिए दिए हैं। एसबीआई इनका स्कैनिंग करती है, इनका एक इमेज बनाएगी और वो इमेज वो एक्सिस बैंक को भेजेगी। फिर एक्सिस बैंक की इमेज को चेक करेगी, उसमें जितने भी चेक्स है सारे अकाउंट में जाके बैलेंसेस चेक करेगी, सिग्नेचर्स मैच करेगी, अमाउंट उतना है या नहीं, सारी बातें सब चेक करने के बाद एक्सिस बैंक वो फंड्स ट्रांसफर कर देगी ऑनलाइन टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में वो पैसे ट्रांसफर कर देगी। जैसे मेरे जितने का चेक था मेरे अकाउंट में मेरे पैसे आ जाएंगे। तो इसमें फायदा ये हो रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ एक्चुअली जाना नहीं पड़ रहा है, तो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट बच रहा है ना थोड़ा। और दूसरा फायदा ये हो रहा है, बहुत बार ऐसा होता था कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिसर ये चेक्स लेके जा रहा है एक्सिस बैंक के पास, तो कभी ना कभी उससे एक हाथ दो चेक मिसप्लेस भी हो जाते थे। बहुत सारे चेक्स होते थे उसके पास, और एक भी मिसप्लेस हुआ तो वो कस्टमर को प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसका पैसा नहीं आएगा, वो फिर दिक्कत होती है, बैंक को भी फिर दिक्कत होगी। और एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक सेक्शन है डैमेजेस से रिलेटेड, विंडिक्टिव डैमेजेस होते हैं। यानी अगर कभी इन केस आपने बैंक से कहा कि मेरे इस कस्टमर को पे कर देना, और बैंक से गलती हो गई और बैंक नहीं पे कर पाई, आप बैंक से बहुत हैवी चार्जेस क्लेम कर सकते हो। इस बात के कि मेरी इमेज खराब हुई, कि तुमने मेरे बोलने के बावजूद भी उसे पेमेंट नहीं किया। मैंने कहा था कि उसे पे कर दो पर तुमने पे नहीं किया। तो एक विंडिक्टिव डैमेजेस करके आप सीखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, विंडिक्टिव डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो फ्रॉम दैट बैंक। तो बैंक को बहुत सीरियसली ये चीजें फॉलो करनी है, इसीलिए ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम चालू किया गया। इसमें क्या है कि चेक मिसप्लेस नहीं होंगे, एक ही जगह रहेंगे, हम स्कैन करेंगे और हम उन बैंक को भेज देंगे जिनसे भी पैसा लेना है, वहां से पैसा आ जाएगा, हम वो कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, वो फिर पैसे को यूज करे। तो दिस वॉज बेसिकली चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ठीक है, तो फिर से आ जाए पीआरएस की पॉइंट कर। तो 28 मार्च को मैंने ये चेक भर दिया, 29 मार्च को बैंक क्या करेगी, इसका स्कैन करके भेज देगी एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक का काम क्या है, इसको पूरी तरीके से वेरीफाई करना और वेरीफाई करके इसके फंड्स ट्रांसफर करना। बट इनमें टाइम लगता है, 2 दिन का समय चेक क्लियरिंग के लिए जनरली कहा जाता है। बट सपोज 29 के बाद 30 मार्च को हॉलीडे आ गया और 31 मार्च को ईयर एंडिंग होता है, तो उस दिन बैंक अपने बुक्स क्लोज कर रही होती है, तो सारे जो ट्रांजैक्शन है वो बंद कर दिए जाते हैं जनरली बैंक द्वारा। तो 31 मार्च और 30 मार्च को तो चेक क्लियर हुआ नहीं। फाइनली 1 तारीख को या 3 तारीख को, चलो 3 अप्रैल 2024 को फाइनली ये चेक क्लियर हुआ और इसके पैसे हमारे अकाउंट में आए। यानी बताओ पासबुक में इस चेक के पैसे कब आए, लेकिन मुझे ये चेक कब मिला था और मैंने इसको बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया था, तो मैं तो इसको मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम में कब रिकॉर्ड कर दूंगा, 28 या 29 मार्च को ही मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। करेक्ट है? हाँ, पर बैंक में पैसा कब आ रहा है, ऑन द नेक्स्ट मंथ 3 अप्रैल। अब इस बीच में 31 मार्च 2024 ये ईयर एंड आ जाता है, बराबर है? हाँ, तो एक बात बताइए, 31 मार्च 24 के पहले इस चेक के पैसे क्या कैश बुक में रिकॉर्ड करे जा चुके हैं? हाँ, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड हुए हैं क्या? नहीं। तो यहाँ रिकॉर्ड हो चुके हैं बट वहां रिकॉर्ड, करेक्ट। तो सर इसका मतलब कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में क्या दिखेगा,
डिफरेंस दिखेगा ऑन 31st ऑफ मार्च 2024। अब जब भी मैं मेरे ऑडिटर के पास जाऊंगा तो मुझे वो ऑब्वियसली सवाल करेगा कि तुम्हारे कैश बुक में बैलेंस अलग दिख रहा है, पासबुक में अलग दिख रहा है, तो ये क्यों अलग दिख रहा है, रीजंस दो। तो हमें क्या बना के देना है उसे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बात समझ गए, पक्का, ग्रेट। तो ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको और एक रीजन दूं तो इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, या फिर some bank charges debited by bank, yes, interest on, या फिर डिविडेंड ले लेते हैं, डिविडेंड ऑन शेयर्स received directly into बैंक। ये सारे जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, क्या ये भी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट कर देंगे? हाँ सर, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने हमें कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है। अब वो किस लिए चार्ज किया है छोड़ो, आप किया है चार्ज, तो क्या बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे कम कर दिए हैं? हाँ, लेकिन मुझे इस बात की आइडिया तुरंत हो जाए जरूरी नहीं है। तो आपको कब पता चलेगा सर कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए? वैसे तो देखो अभी इलेक्ट्रॉनिक जमाना है सारा, आप अभी बैठे बैठे मोबाइल फोन पे अपना अकाउंट पूरा देख सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये चीजें इमीडिएटली पता चल तो जानी चाहिए, बट जरूरी है क्या कि मैं देखूंगा ही मोबाइल में जाकर के कि मेरे अकाउंट में क्या क्या हुआ है? नहीं, मैं मेरी खुद की पर्सनल बात करूँ तो मैं वीकली बेसिस पर मेरा बैंक देखता हूँ। मैं एवरी संडे मेरा मॉर्निंग शेड्यूल यही है कि मेरे जितने भी बैंक अकाउंट है मेरे और फैमिली के, मैं सबके स्टेटमेंट प्रिंट आउट निकालता हूँ और देख लेता हूँ पूरे वीक में क्या क्या हुआ है। सारे ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर लेता हूँ कि हाँ जो जो आना चाहिए था बराबर आ गया है, जाना चाहिए था वो नहीं भी गया तो ठीक है, और गया है तो भी ठीक है। तो जो भी मैंने पेमेंट करने थे वो हो गए हैं, जो रिसीट्स थी वो प्रॉपरली आ गई है, बैलेंस सही है, और कोई दूसरी बात मेरे अकाउंट में गलत हुई नहीं है। तो मैं वीकली बेसिस पर ये चेक करता हूँ। तो ऑब्वियस है कि सर ये सब चीजें, जैसे इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है, आज बैंक ने चार्ज कर दिया है, आज 28 मार्च है, मैं कब चेक करूंगा? मैं 5 अप्रैल को चेक करूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि अरे मेरे अकाउंट में चार्जेस लगे हैं, तो फिर मैं उसे तब मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन 31 मार्च को पासबुक में तो ये रिकॉर्ड हो चुका है, बट कैश बुक में तो डिफरेंस आएगा दोनों में। बस इन डिफरेंसेस को हमें डिस्क्लोज करना है बाय प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वैसे और भी रीजंस मैंने आपको दिए, बैंक ने कुछ चार्जेस डेबिट किए हैं, डिविडेंड बैंक ने रिसीव किया। डिविडेंड समझते हो आप क्या होता है? कंपनी के शेयर्स अगर आप खरीदते हो, उन कंपनी के शेयर्स में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो कंपनी जब भी प्रॉफिट्स कमाएगी आपके नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से आपको कंपनी डिविडेंड पे करेगी। डिविडेंड इज बेसिकली रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर जो रिटर्न मिलता है कंपनी से, दैट इज व्हाट डिविडेंड इज। करेक्ट, जैसे फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है वैसे शेयर्स पे डिविडेंड। अब कंपनीज क्या करती है कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो आपको एक एक को फोन करके नहीं बोला जाएगा कि आपको डिविडेंड भेज रहे हैं, देख लेना वगैरह वगैरह, सीधा आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हो तभी आपसे सारी डिटेल्स ले ली जाती है कि आपका अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट का IFSC कोड, आपका ब्रांच कौन सा है, सारी बातें आप पहले से फिलअप कर देते हो, तो आपके डीमैट अकाउंट से ही वो लिंक्ड होता है। आपको जब भी डिविडेंड कंपनी को डिक्लेयर करना है, कंपनी सीधे आपके अकाउंट में पैसे डाल देगी। तो आपके बैंक में पैसा आ गया, लेकिन मैं तो चेक करूंगा संडे को, मुझे संडे को पता चलेगा कि मेरे बैंक में कुछ डिविडेंड आया है, तब फिर मैं उसे मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा। बट इस बीच में ईयर एंड हो गया, तो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ लेट बट पासबुक में रिकॉर्ड हो गया था पहले। अगेन इट क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, एंड इस वजह से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर दिखाना है। ओके, चलो, तो सर रीजन तो समझ में आ गया, वैसे हमें पहले से पता था, पता नहीं आपने क्यों फिर से बताया, बट मेरा काम था बताना, क्योंकि सभी को पता हो जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने फिर से एक बार बताया कि क्यों हम BRS बना रहे। ग्रेट। अब ये जो मैं डिफरेंसेस आपको बता रहा हूं जो कैश बुक और पासबुक में आ सकते हैं, ये 3 अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस हो सकते हैं। कितने? 3। सबसे पहला टाइमिंग डिफरेंस। व्हाट इज टाइमिंग डिफरेंस? टाइमिंग डिफरेंसेस कि कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है कभी एक दिन और पासबुक में रिकॉर्ड हो रहा है थोड़े दिनों बाद, या पासबुक में पहले रिकॉर्ड हो गया है और कैश बुक में हो रहा है रिकॉर्ड बाद,
यानी सर टाइमिंग दोनों का रिकॉर्डिंग का अलग अलग है। दैट इज व्हाट टाइमिंग डिफरेंसेस। करेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टाइमिंग डिफरेंसेस गलती होती है क्या, ये बताइए सर। गलती मतलब क्या, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कैश बुक में, बैंक कॉलम में? जब भी मैं कैश बुक बोलूँ तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, बैंक कॉलम। कैश कॉलम का यहाँ कोई लेना देना नहीं। ओके, तो मैंने कुछ गलत किया है क्या? मैंने तो चेक भर दिया था टाइम से, मैंने उसकी एंट्री करना है, मुझे सिखाया गया है अकाउंट्स में वैसा ही कि जैसे ही आप चेक डिपॉजिट करते हो बैंक में, इमीडिएटली रिकॉर्डेड इन योर बैंक कॉलम। मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, पासबुक में कुछ गलत हो रहा है, यानी बैंक कुछ गलत कर रही है क्या? बैंक के भी रूल्स बने पड़े अपने, उनको भी उतना टाइम निकालना ही पड़ता है, 2-3 दिन लगता है पैसे लाने के लिए और फिर आपके अकाउंट में जमा करने के लिए। तो इसीलिए ये टाइमिंग डिफरेंसेस किसी की गलती नहीं है। मैं इस पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर फाउंडेशन लेवल पर हमें एक नई बात सिखानी है जिसे हम कहते हैं एडजस्टेड कैश बुक। तो एग्जिस्टेड कैश बुक जब हम बनाना सीखेंगे, हम ऑब्वियसली कुछ एग्जांपल सॉल्व होने के बाद एसीबी बनाना सीखेंगे, तो एग्जिस्टेड कैश बुक जब सीखेंगे तो वहां पर हमें कैश बुक में हुई गलतियों को ठीक करना होता है। तो पहले वो गलती तो हो ना, आप पहले गलती करो तो सही, फिर उसे ठीक करेंगे ना। तो टाइमिंग डिफरेंसेस कभी भी गलती नहीं होते हैं। तो जब भी हम कोई डिफरेंसेस देखेंगे कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में, हम उसमें से देखेंगे कि कौन से डिफरेंसेस टाइमिंग डिफरेंसेस है। बिकॉज टाइमिंग डिफरेंसेस को हम कभी करेक्ट नहीं कर सकते, वो ठीक नहीं किए जा सकते, उन्हें ठीक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो कोई गलती ही नहीं है, वो टाइमिंग है। वो दोनों के रूल्स है अपने अपने। कैश बुक में रिकॉर्ड होने का टाइम होता है और पासबुक का रिकॉर्ड होने का अपना अपना एक टाइम होता है, तो वो टाइम के हिसाब से ही रिकॉर्ड किया जाएगा, तो वो कोई गलती नहीं है। नहीं। सेकेंड जो होता है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली मतलब सिर्फ बैंक ने ही अभी तक वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए। मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिए थे, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक। सपोज मेरे LIC का प्रीमियम मैंने बैंक को बोल रखा था कि मुझे बिना पूछे पे कर देना, बैंक ने पे कर दिया, मुझे पता नहीं अभी तक, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है भरना, तो उसने पे कर दिया होगा, ये मुझे कहाँ से याद आएगा? तो वो भी एक पासबुक में पहले रिकॉर्ड हो चुका है लेकिन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो डिफरेंस क्रिएट करेगा कैश बुक पासबुक में। हाँ, तो ये सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? सेकंड, टाइमिंग डिफरेंस हो गए क्या, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है पासबुक में नहीं, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया बट अभी तक कैश बुक में नहीं हुआ है, टाइम के वजह से, टाइम की वजह से। अब रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली, यानी सर ऐसे ट्रांजैक्शन जो सिर्फ बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो पता नहीं है, जब पता चलेगा तब रिकॉर्ड आप करोगे, तो तब तक के लिए वो डिफरेंस बन जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एरर्स। एरर्स, गलतियां। आपने चेक भर दिया था बैंक में, क्लियर भी हो गया, बैंक में पैसा भी आ गया, तो सर फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैश बुक पासबुक टैली है। नहीं, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करते वक्त उस ट्रांजैक्शन को 2000 रुपीज रिकॉर्ड किया था, एक्चुअली वो चेक था कितने का, 20,000 रुपीज का। तो बैंक के पासबुक में आपके पैसे कितने आए हैं, 20,000, लेकिन आपने कैश बुक में कितने रिकॉर्ड कर दिए, 2000। ये क्या हुआ है, एरर। कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना चाहिए था, कहाँ, डेबिट साइड में, लेकिन आपने रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, क्रेडिट साइड में। उधर पासबुक में सब सही हुआ है, दोनों 31 मार्च से पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप भी रिकॉर्ड कर चुके हो, वो भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, सब कुछ सही हो सकता था, लेकिन आपने क्या कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। अगेन इट बिकम्स व्हाट, एरर। ये एरर्स डेफिनेटली आपको एडजस्टेड कैश बुक में क्या करने पड़ेंगे, एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो हमें एरर्स को आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। तो ये जो दोनों आइटम्स है, ये डेफिनेटली किसका पार्ट बनने वाले हैं, एसीबी का। लेकिन टाइमिंग डिफरेंसेस कभी भी एसीबी में आएंगे नहीं। बाकी बात मैं आपको एसीबी जब बनाना सिखाऊंगा तब बताऊंगा, हम उसका एक फ्लो चार्ट भी बनाएंगे नोटबुक में जो हमें समझाएगा। ओके, अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, some amount is debited by bank, debited by bank. My question is, bank debited some amount in my account, इसका क्या मतलब है? बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए हैं या बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए? कैश बुक में मैंने कुछ ट्रांजैक्शन डेबिट किए,
तो इसका मतलब क्या, पैसे आए कि पैसे गए? वेरी गुड। पासबुक में से कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए पासबुक में जिन्हें क्रेडिट किया गया है बैंक द्वारा। बताओ, पैसे आए कि पैसे गए? पैसे आए। वेरी गुड। कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुआ है, इसलिए पैसे गए। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि डेबिट इन कैश बुक एंड क्रेडिट इन पासबुक, और डेबिट इन कैश बुक, सॉरी, क्रेडिट इन कैश बुक एंड डेबिट इन पासबुक, एग्जैक्टली ये क्या होता है आपको पता है, ये बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी ये एक छोटा सा स्लाइड मैंने आपके सामने रखा है जो आपको नोटबुक में आपके नोट डाउन करना है घर पर। मैं आपको इसका फोटोग्राफ आपके ग्रुप पे भेजूंगा। आप सब लोग ग्रुप पे ऐड हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सब लोग ऐड हो, तो मैं वहां पर इसका फोटोग्राफ भेजूंगा। ये आपको आपकी नोटबुक में फर्स्ट पेज पे लिख देना है। चैप्टर का नाम लिखोगे आप पहले, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एंड देन आपको ये लिखना है। अब पढ़ लेते एक बार क्या लिखा है फटाक से। वैसे आपको ये पता है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको याद है। मैंने 11th के वक्त भी आपको ये बताया था और एक शॉर्टकट भी हमने बनाया था। वो शॉर्टकट मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है वो याद रखेंगे। वैसे ये डिफिकल्ट बात है नहीं। कैश बुक डेबिट is always what? Deposit या बैलेंस दैट इज फेवरेबल, अच्छी बात, पैसे आ रहे हैं। पासबुक क्रेडिट इज अगेन डिपॉजिट, मतलब फेवरेबल बैलेंस, यानी पैसे आपके बढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ। या और इजी कर दे, सपोज मैंने आपसे कुछ गुड्स खरीदे हैं, मैं क्या एंट्री पास करूंगा बताइए? मैंने गुड्स खरीदे हैं, परचेजेस ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टूडेंट, मैं एंट्री क्या पास करूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट अकाउंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप क्या एंट्री पास करोगे? टीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? हाँ। तो आपने मुझे क्या किया? डेबिट, और मैंने आपके अकाउंट को क्या किया? क्रेडिट। हाँ है ना? तो वैसे ही मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द, तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट डेबिट, मैं बैंक को डेबिट करूंगा जब भी मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करूंगा। बैंक क्या एंट्री पास करेगी? यश इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक यश के अकाउंट को क्या करेगी? क्रेडिट। यानी व्हेनेवर अ डिपॉजिट ट्रांजैक्शन इज डन, कैश बुक में क्या होगा? डेबिट, बट पासबुक में क्या होगा? क्रेडिट। एंड व्हेनेवर अ विड्रॉवल ट्रांजैक्शन इज डन, जब भी बैंक से पैसा निकाला जाएगा तो कैश बुक में क्या होगा? क्रेडिट, एंड पासबुक में क्या होगा? डेबिट। अब इसको याद कैसे रखें, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। सम अमाउंट इज डेबिटेड इन द पासबुक, बस इतना लिखा है। अब बच्चा सोचते रह जाता है पासबुक में डेबिट हुआ मतलब पैसा आया कि गया, कैसे क्या करे, बहुत दिक्कत होती है। तो इजी है, डेबिटेड इन पासबुक यानी पैसा गया। अभी आपको पता है, मेजॉरिटी बच्चे जवाब दे रहे हैं कि सर हमें ऑलरेडी आइडिया है, बट शॉर्टकट क्या है आप याद रखोगे तो आपको और इजी लगेगा। तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है ट्रांजैक्शन का मतलब और बैलेंस का मतलब क्या होता है। ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस दो तरीके की चीजें हो सकती है। जब भी आप बीआरएस बनाओगे दो तरीके की चीजें आपके सामने आ सकती है। आइदर किसी ट्रांजैक्शन में डेबिट ट्रांजैक्शन हुआ है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, या क्वेश्चन में आपको डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस दिया है, क्योंकि स्टार्ट हमारा बैलेंसेस से होगा, तो वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्वेश्चन बैलेंस का भी हो सकता है और ओवरड्राफ्ट का भी हो सकता है। आप ओवरड्राफ्ट समझते हो क्या होता है? ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली व्हाट, आपने ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं और अब आप वो एक्सेस यूज कर रहे हो, आपका जितना बैलेंस था उससे ज्यादा पैसे आप यूज कर रहे हो। करेक्ट है? हाँ, ध्यान देना। तो सर डेबिट ट्रांजैक्शन इन कैश बुक, पर मैंने क्या लिखा है कैश बुक के नीचे? बैंक कॉलम ओनली, यानी कैश बुक जब भी बोलूं तो ओनली बैंक कॉलम की बात हो रही है, कैश कॉलम की बात कभी नहीं होगी। एंड पासबुक, ओके। तो सर डेबिट ट्रांजैक्शन इन कैश बुक मीन्स व्हाट? डिपॉजिट, एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन पासबुक मीन्स व्हाट? डिपॉजिट। याद रखिए। एंड डेबिट ट्रांजैक्शन इन पासबुक मीन्स व्हाट? विड्रॉवल। क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन कैश बुक मीन्स व्हाट? विड्रॉवल। थोड़ा समझ आ रहा है? पक्का?
ओके। और अगर बैलेंस की बात करें, बैलेंस की बात करें तो डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स, whereas credit balance in passbook means, what do you mean by favorable balance? मतलब आपके पैसे है, बैंक में कुछ पैसे है आपके, ऐसा आपका कैश बुक या आपका पासबुक दिखा रहा है, बराबर। हाँ, एंड डेबिट बैलेंस इन पासबुक या क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, कुछ ज्यादा ही मेस्टअप हो गया। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक इज अनफेवरेबल बैलेंस, दैट इज ओवरड्राफ्ट। ओके सर, तो आप कुछ शॉर्टकट वगैरह कुछ कह रहे थे, वो बता दो। तो सुनो, कैश बुक डेबिट, आइदर डेबिट ट्रांजैक्शन इन अ कैश बुक और डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, दोनों में एक ही नेचर के काउंट कर रहा हूं, तो उसे मैं कहता हूं सीडी। क्या कहूंगा उसे? सीडी। सीडी मीन्स व्हाट? कैश बुक डेबिट। एंड पासबुक क्रेडिट, इधर ही लिख देते, पासबुक क्रेडिट, पासबुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे लिखा है क्वेश्चन में, बैंक क्रेडिटेड डैश डैश अमाउंट, ठीक है, बैंक क्रेडिटेड ₹5,000, बस इतना ही लिखा है, बट नो एंट्री ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज मेड इन दी कैश बुक। तो कैश बुक में आपने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बट बैंक ने आपको 5,000 रुपए क्रेडिट किए हैं। समझना पड़ेगा ना कि बैंक ने पैसा दिया है कि पैसा काटा है। ये क्रेडिट का मतलब क्या हो गया सर यहाँ? तो इसीलिए आपको ये समझा रहे हैं, ये स्लाइड इसीलिए आपको लिखना है। तो शॉर्टकट क्या है? कैश बुक डेबिट and passbook credit both are favorable, पैसा आ रहा है, तो पासबुक में जब भी क्रेडिट होगा आपके पास पैसा आ रहा है, और कैश बुक में जब भी डेबिट होगा पैसा आ रहा है। याद रहेगा? पक्का? और कैश बुक क्रेडिट एंड पासबुक डेबिट यानी पैसा जा रहा है। और अगर बैलेंस की बात करें, कैश बुक क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है मतलब वो ओवरड्राफ्ट है, पासबुक डेबिट बैलेंस दिखा रहा है मतलब वो ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक डेबिट बैलेंस दिखा रहा है मतलब वो बैलेंस है, पासबुक क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है यानी वो बैलेंस है। पर आप बोले शॉर्टकट, हम तो अभी भी उतने ही कंफ्यूजन में हैं। तो अब शॉर्टकट क्या है? तो कैश बुक डेबिट सीडी, पासबुक क्रेडिट पीसी। क्या आप सीडी का मतलब जानते हो क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क कभी देखा है आपने? अभी तो आपके ज़माने में तो क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है, कोई स्टोरेज डिवाइसेस लगते नहीं है, पेन ड्राइव हार्डली आप यूज़ करते हो, या हार्ड डिस्क आप लोग यूज़ करते होंगे। आपका कोई डेटा अगर आपको स्टोर करना है, या फिर आप क्लाउड पे ही स्टोर कर देते हो सीधा। जैसे अब OTT होता है तो मूवी सारी एक क्लाउड पे स्टोर है, आप कभी भी मोबाइल डिवाइस निकालो, कोई भी मूवी आप देख सकते हो। नहीं तो पहले पुराने ज़माने में क्या था कि आपको किसी एक पर्टिकुलर हार्डवेयर में वो डेटा स्टोर करना पड़ता था, और फिर वो जिसमें रीड हो सके उसमें डाल के उसको रीड करके आपको मूवी देखना है, गाने सुनना है, वैसे करना पड़ता था। तो सीडी हुआ करती थी पहले कॉम्पैक्ट डिस्क, वो डिस्क ऑब्वियसली ऐसी हुआ करती थी, इसमें ना ये ऐसी रिंग्स हुआ करती थी और इसमें पूरा डेटा स्टोर होता था। और फिर एक सीडी रीडर हुआ करता था पीसीज में, जो ऐसे बटन दबाते थे बाहर आता था, फिर उसमें ऐसे सीडी रखो, फिर उसको पुश करो एकदम हल्के से, फिर वो अंदर जाता था, फिर वो सीडी जोर से घूमती है, और फिर वो सीडी रोम जो है वो डेटा को रीड करता है, एक ऐसी रॉड उसमें लगती है और वो डेटा को रीड करता है, और फिर आपको स्क्रीन पे सारी बातें दिखती कि उस सीडी में क्या क्या है, जो अब आप पेन ड्राइव से करते हो, या मोबाइल की जो मेमोरी चिप होती है उससे करते हो, बराबर, या हार्ड डिस्क वगैरह से करते हो। तो ये पहले सीडी हुआ करती थी। और पीसी यानी क्या? तो पर्सनल कंप्यूटर। पीसी, जनरली पीसी को पर्सनल कंप्यूटर, अभी तो आप लैपटॉप के ज़माने के लोग हो, लेकिन हमारे ज़माने में पीसीस का बड़ा ट्रेंड था। मतलब जब मैं कॉलेज में जाता था या जब मैं स्कूल वगैरह में जाता था, तो किसी दोस्त के यहाँ पीसी है तो बड़ा क्रेज होता था उसके यहाँ जाना, क्योंकि उसके यहाँ जाके हम मारियो गेम खेलते थे उसके पीसी पर, या फिर हम गेम खेलते थे, वो एक प्रिंस करके गेम हुआ करता था, कॉन्ट्रा एक गेम हुआ करता था, ये सारे पीसी पर गेम खेले जाते थे। तो पीसी इज अ पर्सनल कंप्यूटर। अब अगर आपको सीडी रीड करना है तो उसको पीसी में ही डालना पड़ेगा। आप सीडी को ऐसे दिमाग पे लगा के तो रीड नहीं कर सकते, या सीडी को आप हाथ पे रख के तो रीड नहीं कर सकते क्या उसके अंदर है, तो उसको आपको पीसी में ही डालना पड़ेगा। यानी सीडी गोज इनटू अ पीसी, मतलब सीडी पीसी को फेवर करता है, यानी ये फेवरेबल बात है। फेवरेबल बात है मतलब ये हमेशा पैसा आने वाली बात है, बैलेंस वाली बात है। थोड़ा कनेक्शन लग रहा है कुछ? और अगर बात करें सीसी की, तो सीसी का एक फुल फॉर्म मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। वैसे सीसी का फुल फॉर्म क्या है? कैश बुक का क्रेडिट ट्रांजैक्शन या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। बट ये मैंने कैश क्रेडिट जो लिखा है ना, ये एक टाइप का लोन होता है।
सीसी लोन होता है जो ज्यादातर बिजनेसमैन लिया करते हैं, ठीक है, सीसी लोन्स। एंड पीडी क्या होता है? तो सर पीडी हो गया एक पेन ड्राइव। क्या सीसी और पेन ड्राइव का आपस में कोई लेना देना है? सीसी और पेन ड्राइव का आपस में कोई लेना देना है? क्या सीसी को आप पेन ड्राइव में रीड या पेन ड्राइव को सीसी में रीड? नहीं सर, कोई लेना देना नहीं। दैट इज अ टाइप ऑफ लोन, दिस इज अ हार्डवेयर जिसके अंदर कुछ डेटा है, हम दोनों को एक दूसरे से कुछ कनेक्शन नहीं है। दिस इज अनफेवरेबल, यानी क्या सर? ये विड्रॉवल के ट्रांजैक्शंस को डिनोट करेंगे और ये ओवरड्राफ्ट के ट्रांजैक्शंस को या ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस को डिनोट करेंगे। आ रही बात समझ? हाँ, तो अगर आपको अभी कभी भी दिखा, सुनना है और सबने जवाब देने की कोशिश करना है। आपको क्वेश्चन में दिख रहा है पासबुक हैज बीन डेबिटेड बाय ₹5000, इसका मतलब बताओ पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? सर आपने क्या बोला? पासबुक हैज बीन डेबिटेड यानी पीडी, पीडी मतलब सीसी, पीडी मतलब सीसी। पासबुक डेबिट यानी कैश बुक क्रेडिट, ये रिवर्स तो रहेगा, ये तो पक्का है। पासबुक डेबिट यानी कैश बुक क्रेडिट। तो सर पीडी और सीसी आपस में कोई मेल नहीं खाते, अनफेवरेबल। ये विड्रॉल का ट्रांजैक्शन है, पैसा काटा है बैंक ने। पासबुक में डेबिट बैलेंस है, मतलब बताओ ओवरड्राफ्ट है कि बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट है, समझ में आ रहा है? कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, सीडी पीसी फेवरेबल, क्योंकि सीडी पीसी में जा सकता है, सीडी पीसी में रीड हो सकता है, इट्स फेवरेबल, तो ये बैलेंस है। सारी बात समझ? सर कैश बुक में कोई एक ट्रांजैक्शन डेबिट हुआ, पैसा आया। कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुआ, पासबुक में कोई एक ट्रांजैक्शन डेबिट हुआ, पैसा गया। सीसी पीडी वैसा गया, पासबुक में कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुआ। धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा, ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं। तो आप ऑब्वियसली ये जब लिखोगे तो इसके नीचे आप एक शॉर्टकट भी लिख लोगे, सीसी एंड पीडी एंड सीडी एंड पीसी आर बोथ सेम। तो सीडी और पीसी सेम हो गया, फेवरेबल या पैसा आने के ट्रांजैक्शन, एंड सीसी एंड पीडी ये पैसा जाने के ट्रांजैक्शन। समझ गए? पक्का? वेरी गुड। चलो अब बात को ध्यान से सुनना है। तो सर ये डेबिट क्रेडिट वाला फंडा तो धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस होते होते। शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है, आपको याद रखना है, रिवाइज में आपको रोज करा ही दूंगा। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा है? तो सबसे पहले तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा उन्हें, विच कैन बी बैलेंस और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और पासबुक। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक में डिफरेंस है, उन डिफरेंसेस को ढूंढ करके हमें ये बीआरएस में डिस्क्लोज करने हैं, बराबर। तो हमें कैश बुक या पासबुक कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा और उसमें जो भी ये डिफरेंसेस है एडलेस करके दूसरी बुक में जो बैलेंस है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है दिखाना पड़ेगा। तभी तो हम बता रहे हैं ना कि देखो कैश बुक में इतना बैलेंस है, पासबुक में इतना बैलेंस है, तो ये फर्क क्यों है, ये रहे रीजन। जैसे और एक एग्जांपल, सपोज मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे आपसे 1,00,000 रुपए लेना है, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं नहीं सर हमें आपको 70,000 रुपए ही देना है। मैं कह रहा हूं नहीं मुझे तुमसे 1,00,000 रुपए लेना है, आप कह रहे हो नहीं 70,000 रुपए ही देना है। तो मैं बोल रहा हूँ 1,00,000 लेना है, आप बोल रहे हो 70,000 देना है, तो 30,000 का फर्क जो है वो फर्क क्यों है, वो रीजन यहाँ बीच में हम दिखाएंगे। तो कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, आइदर मेरे बोलने से कि मुझे 1,00,000 लेना है या आपके बोलने से कि आपको 70,000 देना है। कहीं से एक से स्टार्ट करेंगे और दूसरे पे पहुंचेंगे। सेम वैसे ही आपको यहाँ पे कैश बुक या पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में दिया होगा। क्या ये आपको क्वेश्चन बताएगा हमेशा? ये आपको क्वेश्चन बताएगा हमेशा कि लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्वेश्चन में साफ लिखा रहेगा कैश बुक का बैलेंस इतना है तो वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट, या पासबुक का बैलेंस इतना है तो वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट, या कैश बुक का ओवरड्राफ्ट इतना है या पासबुक का ओवरड्राफ्ट इतना है। दैट विल बिकम योर स्टार्टिंग पॉइंट। फिर आप क्या करोगे सर? ऐड एंड लेस, यानी कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे क्या और कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे क्या, कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे ऐड और कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे लेस। सर ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से ट्रांजैक्शंस ऐड होंगे और कौन से ट्रांजैक्शंस लेस होंगे? तो आप ऑब्वियसली सब लोग हैंड टेक्निक यूज करते हैं, हम लोग भी वही यूज करेंगे क्योंकि वो सबसे इजी टेक्निक है। तो हाथों से ये डिसाइड किया जाएगा
कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन ऐड होगा या लेस होगा, पर लॉजिक ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे जाते वक्त वो ट्रांजैक्शन ऐड होना चाहिए या लेस होना चाहिए, ये डिसाइड होना होता है। तो वो हम हाथों से डिसाइड करेंगे। ओके, जैसे ही आप ऐड और लेस की टोटल निकाल लोगे और जो भी स्टार्टिंग पॉइंट आपका था उसमें ऐड की टोटल और लेस की टोटल आप ऐड लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होगा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो कैश बुक से अगर आपने स्टार्ट किया है तो एंड किस पे होगा? फॉर श्योर। पासबुक से अगर आपने स्टार्ट किया है तो एंड किस पे होगा? कैश बुक पे। लेकिन आपने स्टार्ट अगर बैलेंस से किया है तो एंड भी क्या बैलेंस पे ही होगा? और स्टार्ट आपने अगर ओवरड्राफ्ट से किया है तो क्या एंड भी ओवरड्राफ्ट पे ही होगा? नहीं। क्यों? सर ऑब्वियसली उसके लिए आपको मैं और एक स्लाइड भेजूंगा, इसका फोटो भेजूंगा, आपको बस वो लिख कर लाना है। कौन सी वो स्लाइड है? तो ये रही आपके सामने। अब ये सारा डिस्कशन हम कर सकते थे। एक मिनट में डायरेक्ट वो स्लाइड ही निकालता हूँ। यस, हाउ टू डिसाइड द नेचर ऑफ एंड पॉइंट बैलेंस, दिस इज द सेकेंड थिंग जो आपको लिखना है। बस इतनी दो चीजें आपको लिखनी है। एक मैंने जो आपको बताया बैलेंस और ट्रांजैक्शन, सी डी पी सी सी पी डी, एंड सेकेंड थिंग एंड पॉइंट बैलेंस कैसे डिसाइड होगा। तो ध्यान देना है जरा एक मिनट। आप स्टार्ट करोगे कैश बुक से या फिर पासबुक से? कैश बुक का बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट, पासबुक में बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट, चार में से कोई भी एक सिचुएशन आपको स्टार्टिंग पॉइंट के लिए दी होगी। फिर आपको कुछ रीजंस ऑफ डिफरेंसेस दिए होंगे, आप उन रीजंस ऑफ डिफरेंसेस को पढ़ोगे और डिसाइड करोगे कि वो ऐड होगा या लेस। ये ऐड होगा या लेस ये डिसाइड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे जाना है तो वो ट्रांजैक्शन, वो रीजन ऑफ डिफरेंस ऐड होगा या लेस होगा। ये कैसे डिसाइड होगा ऑब्वियसली हम कल डिस्कस करेंगे। फाइनल डिस्कशन रहेगा वो बीआरएस का, फिर एसीबी वाला एक सिर्फ पॉइंट बचेगा डिस्कशन का जो हम बाद में करेंगे, पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सर ऐड और लेस कैसे डिसाइड होगा वो तो कल देखेंगे। ऐड और लेस लिखने के बाद एंड पॉइंट जो बैलेंस है, या तो बैलेंस आएगा या तो ओवरड्राफ्ट आएगा। बुक तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। अगर आपने स्टार्ट कैश बुक से किया है तो एंड पासबुक से ही होगा, अगर आपने स्टार्ट पासबुक से किया है तो एंड तो कैश बुक से ही होगा। सवाल उठता है बैलेंस से स्टार्ट किया तो बैलेंस पे ही जाएंगे क्या? नहीं। अब ये कैसे डिसाइड होगा? तो मैं कुछ अमाउंट से आपको दिखाना चाहूंगा। सपोज आपका कैश बुक में बैलेंस था स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज का। कितना बोलो? तो बैलेंस एज पर कैश बुक ये आपका स्टार्टिंग में था 10,000। ओके ग्रेट, ठीक है। फिर कुछ एरर्स, कुछ ट्रांजैक्शंस, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस आपको दिए हुए थे, उनके लिए आपने ऐड लेस डिसाइड किया। तो कुछ 3-4 ट्रांजैक्शन थे जिनकी टोटल ऐड की आ गई सपोज 5,000। कितनी? तो 10,000 में ये 5,000 क्या कर दिया जाएगा? ऐड। ओके, तो आपको मिल जाएगा 15,000 सब टोटल। फिर लेस कुछ ट्रांजैक्शंस करने थे, 3-4 ट्रांजैक्शंस थे जो लेस होने चाहिए थे, तो उनकी टोटल थी सपोज 9,000। कितनी? तो ये 15,000 में से 9,000 क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, और कितना बचेगा? 6,000। तो ये 6,000 स्टार्ट मैंने किससे किया है? तो डेफिनेटली ये किसका बैलेंस या ओवरड्राफ्ट होगा? पासबुक का। डेफिनेटली स्टार्ट कैश बुक से तो एंड पासबुक से, स्टार्ट पासबुक से तो एंड, ये तो फिक्स है, तो बुक तो चेंज होगा। एंड पॉइंट बैलेंस कैसे डिसाइड होगा? तो आपको ये देखना है कि ये जो फाइनल अमाउंट आ रही है क्या ये पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है। सर अगर 15,000 में से 9,000 माइनस करे तो 6,000 पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है? पॉजिटिव आता है। वेरी गुड। तो आपने जिससे स्टार्ट किया था, यानी जो नेचर से स्टार्ट किया था वही नेचर पे आप एंड करोगे। तो आपने बैलेंस से स्टार्ट किया था तो एंड भी, तो ये जो 6,000 है ये किसका बैलेंस होगा? ऑब्वियसली पासबुक का, क्योंकि आपने स्टार्ट किससे किया था। और अगर आपने पासबुक से स्टार्ट किया था तो कैश बुक, तो बैलेंस है तो बैलेंस पे एंड होगा। पर सर अगर समझो स्टार्ट हमने ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से किया था और ये अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है, ये अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका एंड भी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से ही होगा।
बुक तो चेंज हो जाएगी, ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक, ऊपर पासबुक है तो नीचे कैश बुक, बराबर। लेकिन अगर आपका ये अमाउंट पॉजिटिव है तो जो नेचर ऊपर वही नेचर आपका नीचे, समझे कि नहीं? यानी सर बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो बैलेंस ही, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करोगे तो ओवरड्राफ्ट ही। पर समझो आपके लेस के आइटम्स की टोटल कितनी आ गई, 19,000। अब बोलो 15,000 में से 19,000 लेस करने पर कितना बैलेंस बचता है, -4,000। बट आप इसे निगेटिव लिखोगे नहीं, आप लिखते वक्त इस डिफरेंस को पॉजिटिव ही लिखोगे, आप इसको लिखते वक्त पॉजिटिव ही लिखोगे। बट ये आ कितना रहा था, ये -4,000 आ रहा था, ये आपको तो पता है। हाँ, तो अब जब भी ये फाइनल सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर निगेटिव आ रहा है, लिखना नहीं है, आ रहा है, तो नेचर चेंज हो जाएगा। तो अगर स्टार्ट आपने बैलेंस एज पर कैश बुक से किया है तो एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो जाएगा, और अगर आपने स्टार्ट ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से किया है तो एंड बैलेंस एज पर पासबुक से होगा। तो बुक तो चेंज पक्का हो ही जाएगी, बुक में चेंज होने में कोई दिक्कत, वो तो चेंज होने वाली है। बस ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होगा या बैलेंस का ओवरड्राफ्ट होगा, कब? जब ये अमाउंट क्या आ रही है, नेगेटिव, लिखनी पॉजिटिव है। लेकिन अगर अमाउंट पॉजिटिव आ रही है तो जो बैलेंस नेचर आपका स्टार्ट में था वही नेचर आपका एंड में रहेगा। ये बात समझ गए? ये देखो, ये पढ़ो, स्टार्टिंग पॉइंट किससे स्टार्ट किया, वेरियस डिफरेंसेस ऐड और लेस किए, तो अगर आया पॉजिटिव तो अदर बुक, ऑब्वियसली स्टार्ट अगर कैश बुक से किया है तो यहाँ पे पासबुक, स्टार्ट अगर पासबुक से किया है तो यहाँ पे कैश बुक विल ऑल्सो हैव। लेकिन अगर निगेटिव आ गया तो अदर बुक विल शो, स्टार्ट किससे हुआ था पर अमाउंट क्या आ गया, तो एंड किससे होगा, ऑफ अदर बुक, ऑफ अदर बुक। तो वैसे ही हमने स्टार्ट किससे किया, ऐड और लेस वाले आइटम्स ऐड लेस कर दिए। सर कौन सा आइटम ऐड होंगे, कौन सा आइटम लेस, रुको ये कब डिस्कस होगा, सैटरडे को, बराबर, यानी कल। पर जैसे ऐड लेस डिस्कस हो गया, फिर ये लिखने के बाद बोलो क्या होगा, अगर अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है तो जो आपने स्टार्ट किया था वहीं पे एंड, बुक चेंज हो जाएगी। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से स्टार्ट हुआ था तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया पर अमाउंट क्या आ रही है, तो एंड किससे होगा। तो बचा एक ही, एक्चुअली बचे दो अब डिस्कशंस। कौन से दो डिस्कशन बचे बताओ सर, हाउ टू डिसाइड ऐड और लेस, एंड सेकेंड थिंग, अरे रुको रे, हाउ टू डिसाइड ऐड और लेस, एंड सेकेंड थिंग हाउ टू प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक। अब एक मिनट, जो 11th अकाउंट्स मुझसे पढ़े बच्चे, तो आपको पता है ऑलरेडी कि मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस का हो या ओवरड्राफ्ट का हो, हम दोनों को सॉल्व बैलेंस के हिसाब से ही करते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही करते हो जिन बच्चों ने कहीं और से पढ़ा है। अगर क्वेश्चन बैलेंस का है या ओवरड्राफ्ट का है, हम उन्हें सॉल्व करते वक्त बैलेंस से ही करते हैं। आप ऐसे ही करते हो ना, ठीक है छोड़ो, तो मैं समझ गया आप नहीं करते हो ऐसे, तो मैं आपको ये कल समझाऊंगा। हम क्वेश्चन बैलेंस का हो या ओवरड्राफ्ट का हो, उसको हम सॉल्व हमेशा बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे। अब वो कैसे होगा और एसी भी कैसे बनेगा, ये दो बातें बची है जिनके बारे में हम बात करेंगे कल। आज यहाँ रुकेंगे, आप सभी को बाय, ठीक है।